बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा सेकंड ईयर का लेक्चर है चैप्टर 15 से म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन। तो पहले हम देखते हैं ये फिनोमेना क्या है और इसमें क्या क्या डिस्क्रिप्शन है। आप अगर पेपर में इसको लिखना चाहिए तो कैसे लिखेंगे। तो मैंने कोशिश किया कि पूरा आर्टिकल आपको यहाँ समझ आए और तकरीबन पेपर पर सारा लिखा जा सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना क्या है? द फिनोमेनन in which changing current in a coil ठीक है, in a coil, कोई एक coil होगी, induces an EMF in another coil, किसी और coil में ये induce EMF पैदा करेगी, is known as mutual induction। किसी एक coil में करंट के चेंज होने से किसी दूसरी coil में जो उसके करीब पड़ी हुई है उसमें EMF इंड्यूस हो जाना म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। ये फिगर पे गौर कीजिएगा। हम इसमें मैंने दो कॉइल दिखाई हुई है। इसमें एक को मैंने बैटरी से अटैच कर दिया है विद ए स्विच और साथ मैंने लगा दिया है रियोस्टेट, सो वी कैन चेंज करंट। ठीक है, अगर हम इस टर्मिनल को बैटरी की तरफ लाएंगे तो करंट इंक्रीज करेगा, दूर लेके जाएंगे तो रियोस्टेट रास्ते में रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा, करंट कम होगा। यानी हमने करंट को चेंज करना है। चेंजिंग करंट क्या करेगा? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड जब दूसरी कॉइल से लिंक करेगा तो उसका नाम मैंने रखा है, यहाँ पे देखिए, ये कॉइल है। जिसमें करंट चेंज कर रहे होंगे उसे प्राइमरी कहते हैं, जिसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रही है उसे सेकेंडरी कहते हैं। तो ये फ्लक्स इसमें लिंक कर रहा है। इस फ्लक्स के लिंक करने से इसमें अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। ठीक है, यानी प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होगा और सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगी। इसका मतलब यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ है करंट कैसे चेंज होगा। जाहिर बात है करंट चेंज होगा, कुछ टाइम तो लेगा, तो इसे हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विल इंड्यूस एन ईएमएफ इन द सेकेंडरी। और ये मैंने फैराडे लॉ से फार्मूला लिखा है, ईएमएफ इन द सेकेंडरी ES इज इक्वल टू माइनस NS, वेयर NS द नंबर ऑफ सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी। ये चेंज इन फ्लक्स है ओवर डेल्टा T है। ये फ्लक्स भी सेकेंडरी में चेंज हो रहा है। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं फाई S। ठीक, तो ये हमने देखना है कि इस करंट की वजह से ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है यहाँ पे, ये किस तरह हो रही है, यानी इस ईएमएफ का जवाब हमने इस करंट की सूरत में निकालना है। तो हम देखते हैं इसकी डेरिवेशन करके क्या करते हैं। इधर फिगर पे गौर कीजिएगा जरा। अगर मैं स्विच यहाँ पे, इस स्विच क्या है, ओपन है, यानी करंट कितना है, जीरो। करंट कितना है, जीरो। अब स्विच को हम क्या करते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं। जो ही स्विच को कनेक्ट करेंगे करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जाएगा। इसका मतलब है करंट इंक्रीज करेगा तो करंट जीरो से मैक्सिमम की तरफ इंक्रीज कर गया। लेट IP इज द मैक्सिमम करंट। इस वक्त मैंने IP शो की है, मैक्सिमम करंट है, तो फ्लक्स भी जीरो से मैक्सिमम होगा। तो इसमें जो फ्लक्स लिंक कर रहा है वो जीरो से मैक्सिमम, तो फ्लक्स चेंज हुआ। जो ही फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें EMF इंड्यूस होगी। हम देखते हैं कि इस टोटल करंट से इसमें फ्लक्स कितना चेंज हुआ है। अगर हम कहते हैं जी यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है NS इन द सेकेंडरी, तो एक टर्न में से फ्लक्स जाएगा 5, 2 में से 2 5, 3 में से, यानी जो जो टर्न्स बढ़ेंगी तो उसका फ्लक्स बढ़ता जाएगा। हर एक टर्न का एक फ्लक्स होगा, तो जितनी टर्न्स उतना फ्लक्स। फर्ज करें नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है NS, तो इसके अंदर जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्या होगा, NS phi S। अब ये जो NS phi S आया वो कहाँ से आया, करंट से। तो इक्वेशन क्या बन गई, तवज्जो कीजिएगा। क्वेश्चन ये बनती है कि सेकेंडरी कॉइल में जितना फ्लक्स बन रहा है वो किस वजह से आ रहा है, टोटल करंट इन द प्राइमरी, जिसे हम कहते हैं मैक्सिमम करंट। तो टोटल करंट इन प्राइमरी प्रोपोर्शन किसके है, टोटल फ्लक्स इन द सेकेंडरी। अब टोटल फ्लक्स कितना हुआ, NS phi S, यानी एक टर्न का फ्लक्स है phi S, तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर NS है तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, NS phi S। दैट इज प्रोपोर्शनल टू द प्राइमरी करंट IP। अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करके इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे कांस्टेंट लगाएंगे। लेट हियर द कांस्टेंट इज कैपिटल M, सो NS phi S इज इक्वल टू MIP। व्हाट इज M? Here M is constant of proportionality called mutual inductance of two coils. It depends on some physical factors like number of turns in the coil. तो ये फिजिकल फैक्टर कौन कौन से, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल्स, लेंथ्स ऑफ कॉइल्स, कोर मटेरियल यूज इन कॉइल, यानी कॉइल किस मटेरियल के ऊपर आपने
लिपेटी हुई हैं तो कोर मटेरियल वो होता है। ये मैग्नेटिक मटेरियल होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी ज़्यादा होगी। हाँ, दोनों कॉइल्स कितनी करीब करीब पड़ी हुई हैं, यानी क्लोजनेस ऑफ द कॉइल। तो ये 4-5 फैक्टर हैं जिन पर ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ये डिपेंड करती है। ठीक है, इसको हम बाद में डिस्कस भी करेंगे। हम देखते हैं फैराडे लॉ के मुताबिक सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो कितनी होगी, ES इज इक्वल टू माइनस NS डेल्टा फाई एस ओवर डेल्टा टी। अब हम देखते हैं यहाँ पे अगर डेल्टा को मैं दोनों पे अप्लाई कर दूँ, ऐसे लिख दूँ इसको एक इक्वेशन बनाने के लिए, तो मैंने n को भी ब्रैकेट में लिख दिया है और डेल्टा मैंने बाहर लिख दिया है, डेल्टा NS फाई एस ओवर डेल्टा टी। ये इक्वेशन बनाने का मकसद था कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में जो NS फाई एस है इन टर्म्स ऑफ करंट, ये क्या है फ्लक्स, और वो क्या है फ्लक्स का ताल्लुक करंट के साथ क्या है। क्वेश्चन 1 पे देखिएगा NS फाई एस इक्वल टू MIP, तो हम NS फाई एस की वैल्यू MIP इस इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यू फ्रॉम 1 into, यानी जो NS फाई एस था MIP की सूरत में, तो मैंने वो पुट कर दिया, ES बिकम्स डेल्टा MIP ओवर डेल्टा टी। तो ये क्वेश्चन आपके पास क्या बन गई। अब देखें M चूंकि कांस्टेंट था तो डेल्टा अप्लाई हो जाएगा करंट पर, क्योंकि करंट चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो डेल्टा करंट पर मैंने अप्लाई कर दिया, M को मैंने लग कर दिया। सो EMF इन द सेकेंडरी इज इक्वल टू माइनस M डेल्टा IP ओवर डेल्टा टी। तो यहाँ से इक्वेशन से हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस की एक डेफिनेशन मिल सकती है। नेगेटिव साइन को थोड़ा इग्नोर करते हुए हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करें तो M क्या है, M इज इक्वल टू, आप डेल्टा IP ओवर डेल्टा टी को इधर ला के डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा ES, यानी EMF इन द सेकेंडरी ओवर डेल्टा IP ओवर डेल्टा टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइमरी। तो यहाँ इसी क्वेश्चन से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस को कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे, द रेशियो ऑफ द EMF इंड्यूसेस इन द सेकेंडरी टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस। याद रखिएगा इसी क्वेश्चन से सिर्फ हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम जितना करंट को चेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम उतना EMF इंक्रीज होगी, जितना इसको डिक्रीज करेंगे उतना EMF डिक्रीज होगी, तो दोनों की रेशियो क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो याद रखिएगा इससे हम इसको कैलकुलेट नहीं करते, यानी इसकी डेफिनेशन यहाँ कर रहे हैं, इसका यूनिट यहाँ से बनाएंगे, तो ये इन पर डिपेंड नहीं कर रहा। M ना तो EMF पे डिपेंड कर रहा है और ना ही रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पे। याद रखें M की डिपेंडेंस इन पर नहीं है, ये सिर्फ इसका यूनिट बनाएंगे और इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। तो इसके यूनिट का नाम क्या रखा गया, इट्स SI यूनिट इज हेनरी। ये हेनरी साइंटिस्ट है, उसके नाम पर यहाँ पे यूनिट रखा गया, अमेरिकन साइंटिस्ट है तो उसके नाम पर इसका यूनिट रखा गया हेनरी। अब देखते हैं हेनरी क्या है, यानी इसको हम डिफाइन करेंगे यूनिट को, तो कैसे बनेगा। इसकी जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन थी वहीं से देखते हैं। अगर EMF इंड्यूस होती है 1 वोल्ट, यानी इफ 1 वोल्ट EMF इंड्यूसेस इन द सेकेंडरी, किस वजह से, ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ 1 एम्पियर करंट पर सेकंड इन द प्राइमरी। अगर प्राइमरी में 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड में चेंज हो रहा हो और उस वजह से सेकेंडरी में 1 वोल्ट EMF इंड्यूस हो रही हो, तो तब दोनों कॉइल्स की जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, देन द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल्स विल बी 1 हेनरी। सो 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वोल्ट ओवर 1 एम्पियर ओवर 1 सेकंड। ये सेकंड ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम्पियर चूंकि नीचे तो ऊपर जाके -1। सो वी कैन राइट इट एज V, यानी वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। चूंकि वोल्ट ओवर एम्पियर क्या होता है, ये MCQ आ सकता है पेपर में, असल तो यूनिट वोल्ट सेकंड पर एम्पियर ही है, लेकिन वोल्ट पर एम्पियर ओहम होता है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं ओहम सेकंड। इसका बेस यूनिट क्या है, MCQ आ सकता है, व्हाट इज द बेस यूनिट। तो मैंने इसी वोल्ट को लिख दिया जूल पर कूलम, सेकंड अपनी जगह पर, एम्पियर भी अपनी जगह पर, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, जूल क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, कूलम क्या होता है, एम्पियर सेकंड। तो चूंकि -1 है साथ पावर, तो एम्पियर -1 सेकंड -1, ये सेकंड और ये एम्पियर अपनी जगह पर वैसे लिखे जाएंगे। ये सेकंड इस सेकंड से कैंसिल, एम्पियर हो जाएगा -2, सेकंड भी उसी तरह से -2, मीटर स्क्वायर भी रहे किलोग्राम, तो बनता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर। अब इसकी डायमेंशन लिखें तो ये डायमेंशन है म्यूचुअल इंडक्टेंस M की, तो ये होगा M किलोग्राम के लिए मैस, ठीक है, मीटर लेंथ स्क्वायर, S के लिए टाइम T स्क्वायर और एम्पियर को A -2 लिख सकते हैं। दीज आर द डायमेंशंस। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।